हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आप लोग के एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या है? हम लोगों ने पहली वीडियो में क्या देखा था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में कि पास्ट में ऐसा क्या होता है कि फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन होता है। ओके, द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले तो आप लोग इस चार्ट को ना अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप लोग ध्यान से देखो, मैंने हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर एक इम्पोर्टेंट डेट इसके अंदर लिखी है। तो आप लोग इस चार्ट को नोट कर लीजिए। आपको हर एक पॉइंट को मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप लोग इस चार्ट को इजीली याद कर लेंगे ना, तो ये पूरा टॉपिक आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इनकी डिटेल में आपको अभी इजीली समझा दूंगा, आपको बहुत इजी लगेगा। इतना इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको पूरा टॉपिक बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये लैंग्वेज हार्ड है एनसीईआरटी के अंदर या कुछ भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या जानते हैं, हमारे जो किंग है कि लुइस 16 जो नए नए किंग बने थे, वो जब किंग बने थे तो उनको ट्रेजरी कैसी मिलती है? खाली। ट्रेजरी क्या है? खाली। पैसा गया किधर? हमें पता है फ्रांस उस टाइम किस में था? वॉर में था। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, राइट। और उन्होंने अमेरिका को भी हेल्प दी थी। क्यों दी थी भाई? कि अमेरिका भी ब्रिटेन से लड़ रहा था। बोले आपकी इंडिपेंडेंस है, आप आपकी इंडिपेंडेंस के लिए हम आपका साथ देंगे। आप ब्रिटेन से लड़ रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हम दोनों दोस्त है। दे दिया। ये इनको सैलरी देनी पड़ती थी आर्मी वाले को, पैलेस था, उसका खर्चा हो रहा था। तो ये ट्रेजरी खाली होती है। तो किंग के दिमाग में क्या आता है? आइडिया आता है। किंग बोलता है पैसा कहाँ से आ रहा था यहाँ पे? थर्ड स्टेट के टैक्स से। तो बोलते हैं मैं टैक्स बढ़ा दूंगा, मेरे टैक्स को इंक्रीज कर दूंगा। सो किंग वॉज प्लानिंग टू इंक्रीज टैक्सेस बिकॉज ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ये स्टार्टिंग है यहाँ से कि है ना, क्यों रिवॉल्यूशन होता है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। किंग वॉज प्लानिंग टू इंक्रीज टैक्सेस बिकॉज ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी। अब क्या होता है, उस टाइम पे फ्रांस में एक सिस्टम होता था कि किंग डायरेक्टली कोई भी रूल पास नहीं कर सकता था, राइट। क्यों नहीं कर सकता था? भाई राजा है, राजा तो कुछ भी कर सकता है, पर नहीं। फ्रांस का जो पुराना सिस्टम था, ओल्ड रिजाइम, उसके अंदर किंग कोई भी रूल अपनी मर्जी से पास नहीं कर सकता था, कैन नॉट इम्पोज फ्रॉम हिज ओन विल। फिर क्या हुआ करता था ओल्ड रिजाइम के अंदर? ये एस्टेट मीटिंग्स। इन मीटिंग्स में क्या होता था, किंग इन मीटिंग को बुलाता था। और याद रखना, इस मीटिंग को खाली किंग ही बुला सकता था और कोई नहीं बुला सकता था। इसमें क्या होता था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। किंग उनको बोलता था मैंने ये नया रूल सोचा है, मैंने ये नया बिल बनाया है, आप लोग इसको पढ़े, इसके ऊपर अपने व्यूज रखे और डिस्कस करके बताए कि इस बिल को पास करे या नहीं करे। तो बिल को पास करने के लिए इन तीनों में वोटिंग होती थी। जो मेजोरिटी वोट जिस फेवर में होते थे कि हाँ बिल पास कर दो, तो बिल पास होता था, नहीं तो नहीं होता था। तो 1789 तक जो रूल्स चल रहे थे उसका क्या हुआ? क्या ऐसी मीटिंग पहले भी होती थी? हाँ, फ्रांस में ये मीटिंग पहले भी हुई थी। तो लास्ट टाइम ये मीटिंग कब हुई थी? 1614 में। देखो ध्यान से, in old regime, king had to call a meeting of Estates General in order to pass a bill. The Estates General was a political body in which three states sent their representative. यानी कि ओल्ड डिजाइन सिस्टम में मैंने जैसा कि बताया कि किंग एक मीटिंग बुलाता था ताकि वो बिल को पास करवा सके, जिसके अंदर हर एक स्टेट से एक कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। ठीक है, वो एक टाइप की पॉलिटिकल बॉडी बन चुकी थी, सब डिस्कशन होता था। लास्ट सीन 1614 आया, व्हाट्सएप खोला इन्होंने, लास्ट सीन क्या आया इस मीटिंग का? 1614। यानी 1614 में जो रूल्स बने थे वो 1789 तक फ्रांस की पब्लिक फॉलो कर रही थी। 150 से भी ज्यादा साल हो चुके थे। तो अब इस साल ये मीटिंग 1789 में मीटिंग कब बुलाई गई? 5 मई 1789। ये डेट आप लोग याद करो। ये मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 को, द मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल। The Assembly of Estates General was called on 5 May 1789. Meeting was held in the Palace of Versailles. ये मीटिंग कहाँ रखी गई थी? जो किंग का पैलेस है वर्सेल्स में, वहां पर। ठीक है, इसमें कितने लोग आए थे? फर्स्ट स्टेट से इसमें आए थे 300 लोग, मतलब फर्स्ट स्टेट को 300 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेकंड स्टेट को कितने कर रहे थे? उनको भी 300 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। और थर्ड स्टेट को करने आए थे 600 लोग रिप्रेजेंट। ठीक है, थर्ड स्टेट से ज्यादा लोग क्यों है?
अरे भाई फ्रांस की मान लो उस टाइम पे 80% पॉपुलेशन ही थर्ड स्टेट वालों की थी, तो ज्यादा लोग तो आने ही थे। तो उस टाइम पे जो थर्ड स्टेट को अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लोग कौन थे? वो प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, यानी पढ़े लिखे और अमीर लोग। ठीक है। तो यार थर्ड स्टेट में तो गरीब लोग भी है, उनका क्या हुआ? किसानों का क्या हुआ? तो किंग ने बोला भैया आप लोग को मीटिंग में एंट्री नहीं है। किंग ने मना कर दिया कि किसान गरीब अनएजुकेटेड लोगों को मीटिंग में एंट्री नहीं है। Peasant workers and women of third state were not allowed to enter the meeting। अब भाई इनकी भी तो डिमांड्स होगी ना, कुछ इनकी भी कुछ कंप्लेंट्स होगी। उसको इन्होंने क्या करा, 40,000 लेटर्स के अंदर इन्होंने अपनी डिमांड्स और कंप्लेंट्स लिखी, जिनको इनके रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट वाले रिप्रेजेंटेटिव किंग के पास लेके गए। अब क्या है देखो, वो भली थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव अंदर गए, पढ़े लिखे थे, सब थे, पर स्टिल उनके साथ अभी भी भेदभाव होता था। क्यों? क्योंकि वो थर्ड स्टेट में थे। क्या था, फर्स्ट स्टेट वाले आए, फ्रंट रो में बैठ गए, क्लर्की जो थे फर्स्ट स्टेट के। सेकंड स्टेट वाले उनके सामने वाली रो में जाके बैठ गए, नोबल्स। और थर्ड स्टेट वालों को खड़ा रखा गया पीछे की रोज में। ओके, पीछे की रो में उनको खड़ा रखा गया। ठीक है। अब ये जो बिल पास होते थे वो किस तरीके से होते? वोटिंग होती थी। यार जब मीटिंग बुलाई जा रही थी, वोटिंग हो रही थी, बिल उस तरीके से पास हो रहा था, तो फिर ये बिल क्यों नहीं, मतलब बिल, तो फिर ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? ये बिल कैसे पास हो सकता था? ये रिवॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए, बिल पास ही नहीं होता, थर्ड स्टेट वाले मना कर देते। तो उस टाइम पे ओल्ड डिजाइन में वोटिंग प्रिंसिपल क्या था? ओल्ड डिजाइन में ये वाला वोटिंग प्रिंसिपल था कि एक स्टेट से सिर्फ एक ही वोट डलेगा। मतलब यहाँ से 10% पॉपुलेशन, यहाँ की 10% पॉपुलेशन, यहाँ के 80% पॉपुलेशन, 300 लोग फर्स्ट स्टेट के आए हुए, 300 लोग सेकंड स्टेट के आए हुए, 600 लोग थर्ड स्टेट के आए हुए। इन 300 लोगों का एक वोट माना जाएगा, इन 300 लोगों का एक वोट माना जाएगा, उन 600 लोगों का भी एक ही वोट माना जाएगा। तो लुईस 16 ने सोचा कि हम लोग इस बार भी ऐसे ही होगा। अब यार तुम तो टैक्स बढ़ाने की कह रहे हो, टैक्स कौन दे रहा है? थर्ड स्टेट वाले ही तो देते हैं। तो थर्ड स्टेट वालों ने तो मना कर दिया, नहीं हम इस बिल को पास नहीं करेंगे। पर इन दोनों ने हाँ कर दिया, तो मेजोरिटी किसकी हुई? इन दोनों की हुई। तो थर्ड स्टेट वालों ने इस वोटिंग सिस्टम को ही रिजेक्ट कर दिया, बोले हमें ऐसा वोटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, भाई हमें तो नए तरह का वोटिंग सिस्टम चाहिए। क्या डिमांड थी इनकी? इनकी ये डिमांड थी कि जो उनकी जो वोटिंग है वो असेंबली के अंदर एक मेंबर एक वोट डाला ये गिना जाना चाहिए। यानी कि जितने भी लोग असेंबली में मौजूद है, 300, फिर 300, फिर 600, मिला के 1200 लोग, टोटल 1200 वोट पड़ने चाहिए, यानी एक आदमी का एक वोट गिना जाना चाहिए। तो ये किसने दिया था? ये लोग फिलोसोफर्स की बुक्स पढ़ रहे हो। तो रोइजो नाम के जो फिलोसोफर थे उन्होंने जो बुक बनाई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इन्होंने ये आइडिया दिया था। थर्ड स्टेट की ये डिमांड थी। ठीक। तो हमारे किंग ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, बोले कि नहीं, वोटिंग तो ऐसे ही होगी कि एक स्टेट से एक वोट पड़ेगा, हम आपकी डिमांड नहीं मानने वाले। भाई फिर इतने बड़े सिस्टम में आखिर में जाके तुमने अपनी असली रंग दिखाई दे, ये तो मोनार्की हो ही गई ना। तुम तो उनपे जबरदस्ती ही कर रहे हो कि भाई तुम्हें ये भरना पड़ेगा, तुम्हें ये टैक्स एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है। तो थर्ड स्टेट वाले नाराज हो गए। थर्ड स्टेट वालों ने बोला हम इस मीटिंग को कर रहे हैं बॉयकॉट, और वो उस मीटिंग से कर गए वॉकआउट। ठीक है। अब क्या होता है, थर्ड स्टेट वाले जब उस मीटिंग से वॉकआउट करते हैं, कुछ टाइम बाद वो लोग वापस वर्सिलिस के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते। गुस्सा तो उनमें होता ही है। वो बोलते अब हम लोग फ्रांस को रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक नया ग्रुप बनाएंगे। हमने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है नेशनल असेंबली। इसमें कौन होते हैं ध्यान रखना, ये आगे की वीडियोस में काम आएगा। नेशनल असेंबली में कौन कौन होते हैं? थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड लोग। ओके। क्या होता है, जून 20 1789 को थर्ड स्टेट एक हॉल में असेंबल होता है टेनिस कोर्ट के, टेनिस खेलने के लिए नहीं बल्कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया ग्रुप बनाने के लिए, और उन्होंने खुद को नाम दिया नेशनल असेंबली। इन लोगों ने कसम खाई कि हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता जिसमें मोनार्क की पावर को लिमिट कर दी जाए। ठीक है। अब इनको लीड कौन कर रहा था? मेरेबियो एंड एबेसियस। मेरेबियो कौन था? मेरेबियो थर्ड स्टेट से नहीं था, ये एक नोबल फैमिली से थे, यानी ये सेकंड स्टेट वाले थे। और ये क्लर्की थे, यानी ये फर्स्ट स्टेट वाले थे। अब यार ये क्यों इनकी मदद कर रहे थे?
क्योंकि इनका भी यही मानना था कि हाँ थर्ड स्टेट वालों के साथ गलत हो रहा है, उनको बहुत दबाया जा रहा है, उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो ये जो अपने एबिसवेस थे उन्होंने एक पैम्पलेट छपवाया, वोट इज थर्ड स्टेट। और मिराबियो ने क्या करा, मिराबियो ने वहाँ हॉल में खड़े होकर उन लोग को स्पीच दी और उनको मोटिवेट करते रहे कि हाँ आप लोग सही डिमांड कर रहे हैं, आप लोग बहुत सही काम कर रहे हैं, प्लीज आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ था पास्ट के अंदर कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब ये सेकंड चार्ट मैंने बनाया है कि जब नेशनल असेंबली बन चुकी थी, नेशनल असेंबली मतलब जब अपना वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो पीछे से क्या हो रहा था फ्रांस में कि रिवॉल्यूशन, अभी भी ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ ये अभी तक आया नहीं है, अब आएगा। ठीक है, इस चार्ट को भी आप लोग नोट कर लीजिए और अब हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, देखिए पहले, व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी इन ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस वाज इन टर्मोइल। टर्मोइल क्या होता है? टर्मोइल यानी एक कंप्लीट डिसऑर्डर वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, कंप्लीट डिसऑर्डर, कुछ अता पता नहीं, दंगे हो रहे हैं, खाने के लाले पड़ चुके हैं, सब कुछ। यानी कि while the National Assembly was drafting the Constitution, France was in complete disorder। क्यों था? हार्श विंटर हिट, मतलब एक भयंकर सर्दी आई थी। ठीक है, तो जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी, फसलें खराब हो चुकी थी, तो जो लिमिटेड फसलें थी उससे जो ब्रेड बन रही थी, तो ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होगी। तो बेकर्स ने इस सिचुएशन को फायदा उठाना चाहा। उन्होंने क्या करा, अपनी शॉप के अंदर ब्रेड को इकट्ठा करके रखने लगे। अब पब्लिक यार लाइन में लग लग के ब्रेड खरीद रही है, ज्यादा पैसा दे दे के ब्रेड खरीद रही है, उसके बाद भी मतलब बेकर्स ही चीटिंग करने लगे, वो लोग मतलब ब्लैक मार्केटिंग करना चाह रहे थे। तो कुछ एंग्री वुमेन का जो ग्रुप था, एंग्री वुमेन्स का, उन्होंने शॉप्स पे अटैक करना स्टार्ट किया, यानी जगह जगह दंगे होने लग गए। अब अपने यहाँ भी अगर दंगे होते तो कई बार होता है ना, गवर्नमेंट आर्मी को भेजती है, सेम वहाँ हुआ था। 14 जुलाई को किंग ने ऑर्डर किया आर्मी को कि आप पेरिस में जाओ और सिचुएशन को मेंटेन करो। तो एक गलत रूमर फैल गया कि किंग ने ये ऑर्डर दिया है कि आप सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर कर दो। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है ये सब कुछ। तो फिर वहाँ पे एक नया ग्रुप बनता है, पीपल इकट्ठे होते हैं, वो खुद का पीपल्स मिलिशिया बना देते हैं, राइट। पीपल्स मिलिशिया नाम से उन्होंने अपना एक आर्मी ग्रुप बना दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया। उन्हीं में से एक था द बेस्टिल कैसल, उस पर हमला किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक और अफवाह फैलती है जिसके अंदर वो लोग फिर शाटो पे अटैक करते हैं। ठीक है, वो अफवाह क्या होती है कि मैनर्स जो होते हैं, मैनर्स क्या होते हैं पहले हम बताते हैं। मैनर्स यानी कि बड़े बड़े नोबल मैन, ठीक है, नोबल्स या फिर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने एक खुद की प्राइवेट आर्मी बना दी है और वो किसानों के फील्ड्स को तबाह करने आ रहे हैं। ये अफवाह वहां पे फैल गई। जैसे ये अफवाह फैली तो डर के मारे किसानों ने पहले उन पे अटैक कर दिया। ठीक है, उन वो नोबल्स के घर पे अटैक करने लगे और उनके घरों में जितने भी फूड ग्रेन्स वगैरह उन्होंने जमा कर रखा था वो अपने कब्जे में ले लिया। तो अब जब नोबल्स पे लगातार अटैक हो रहे थे तो बहुत से नोबल्स डर के मारे पास की कंट्रीज में भाग गए। ओके, अब इतनी हालत खराब होगी कि किंग ने आखिर में समझ में आ गया कि नहीं भाई, अब हालात ऐसे कंट्रोल नहीं होगी, मुझे इनके आगे झुकना ही पड़ेगा। तो किंग फाइनली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली। ये वही नेशनल असेंबली वाले लोग हैं, ये वही रिप्रेजेंटेटिव है थर्ड स्टेट के जो उस मीटिंग से वॉकआउट कर गए थे। ओके, King finally recognized National Assembly and accepted the new constitution drafted by National Assembly। नेशनल असेंबली ने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो किंग को मानना पड़ा। ये 14 जुलाई के बाद की बात है। ओके, अब 4 अगस्त 1789 को ऐसा क्या हुआ, ये डेट। ठीक है, 4 अगस्त 1789 को क्या होता है, नेशनल असेंबली मतलब एक नई गवर्नमेंट बन चुकी है, उन्होंने एक नया लॉ पास किया जिसके अंदर चर्चेस, क्लर्गी, नोबल्स के जो स्पेशल राइट्स थे उन्हें खत्म कर दिया गया। उनको उनको टैक्स से जो छूट मिलती थी उसे खत्म कर दिया गया। अब खाली थर्ड स्टेट वाले ही टैक्स नहीं भरेंगे। इवन चर्च जो टैक्स लेते थे ना, तिथिस नाम वाला, उसको भी इन्होंने मना कर दिया कि अब चर्च ये टैक्स नहीं ले सकते। इवन गवर्नमेंट ने चर्च की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब जो जमीन कब्जे में आई ना वो कितनी थी पता है, 2 बिलियन लीवरेज। 2 बिलियन लीवरेज, 2 बिलियन लीवरेज शायद अपन ने पहले भी पढ़ा था, राइट। 2 बिलियन लीवरेज का लोन था, किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। किंग क्या चाहता था, वो कहाँ से लेवे, थर्ड स्टेट के टैक्स से।
अरे भाई तुम्हारे पास तो 2 बिलियन लेवरेज के बराबर संपत्ति चर्च के पास अकेले के पास पड़ी थी, सोचो नोबल्स के पास कितनी होगी, किंग के पास कितनी होगी, फिर भी तुम लोग अपनी एम्प्टी ट्रेजरी भरने के लिए थर्ड स्टेट से लोगे, तो गुस्सा तो आना ही था। गुस्सा आया, रिवॉल्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ, और ये दिन आया कि चर्च की सारी जमीन गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली। तो ये था आपका आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो में आपको सब समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।